हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिकल टेंजेंट पर। जैसा कि आप सभी ने टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज हम करने वाले हैं जी बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ कि कौन सा वाला क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं और जिसका सॉल्यूशन अभी हम अपने ब्लैक बोर्ड पर स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली सेट 2 है और 2022-23 का जो सेशन था उसका ये क्वेश्चन पेपर है जो पिछले साल आया था दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा। क्वेश्चन पेपर कोड भी देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर कोड है। ये आपको दिखाने के लिए है कि ऐसे ही मैं क्वेश्चंस नहीं लाई हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हम सॉल्व करेंगे। एंड दिस इज पार्ट 1। आप देख सकते हैं ये पूरे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। आज के पार्ट में हम एमसीक्यू और प्लस सेक्शन बी जो है जिसमें 2 मार्क के 5 क्वेश्चंस हैं उन्हें डील करेंगे। और जहां पर छोटी छोटी ट्रिक्स भी आपको दी जा सकती हैं मैं वो भी आपको दूंगी। तो पूरा हम सॉल्व करेंगे 2 पार्ट्स में। और अगर आपको पसंद आएगा तो बिल्कुल पार्ट बी भी आएगा और इवन और भी क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से हम पहुंच जाते हैं अपने व्हाइट नोट ब्लैक बोर्ड पर। जी हाँ, तो ओके फाइन। ये रहा सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, जहां बताया गया है कि थीटा जो है बेसिकली वो 0 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री से बड़ा, लेकिन 90 या 90 से छोटा होगा। ठीक है भाई, देखिए जब हम इन चारों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाली एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठ के आया है। तो सबसे पहले तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि विच वन इज आंसर। देखिए आपके कॉन्सेप्ट भी सारे रिकॉल होते रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो पहली आइडेंटिटी हम सबने समझी थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा जस्ट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें स्टार्ट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर है। देखिए भाई, सबसे पहले ऑप्शन 1 को देखिए। ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि यहां पर प्लस होता है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, डिलीट कर दीजिए। नाउ कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में भी कोई आइडेंटिटी ये नहीं है, तो ये भी डिलीट। कॉट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा में भी कोई आइडेंटिटी हमने नहीं पढ़ी, तो ये भी डिलीट। ऑप्शन बचता है सी और यही हमारा आंसर है। अब देख लीजिए ये आंसर कैसे आया। बेसिकली यहां पर अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पर भेज दें तो इधर ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यही हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो ये रहा, बोला जा रहा है इफ k प्लस 2, 4k minus 6 and 3k minus 2 are 3 consecutive terms of an AP, then the value of k is what? देखिए बेसिकली हमें पता है एपी में इस तरह से टर्म्स दी होती हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन। और यहां पर जो 3 टर्म्स है वो है k प्लस 2, दूसरी टर्म है 4k माइनस 6 और थर्ड टर्म है 3k माइनस 2। अब ध्यान रखिए यहां पर क्या यूज होगा। देखिए 2 वेज है इस क्वेश्चन को करने के। अब मैं आपको बताती हूँ एक स्मार्ट वे। आपको याद रखना है जब भी 3 टर्म्स दी जाएंगी एपी की, बोला जाएगा कि इस तरह से 3 टर्म्स एपी में है, जैसे ए बी सी मैंने 3 टर्म्स ले ली, तो हमेशा ये जो मिडल टर्म होती है ये बराबर होती है फर्स्ट और थर्ड टर्म के एवरेज के। या इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस बी या ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। अगर आप ये जानना चाहते हैं ये आया कैसे तो इसे भी समझ लीजिए। देखिए हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है। इट मींस अगर मैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू इन दो टर्म्स का डिफरेंस, और यहां से अगर कॉमन डिफरेंस निकालू तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए A2 वाली टर्म्स एक साइड कर लीजिए, इज इक्वल टू A3 प्लस A1, और ये हो गया ट्वाइस A2 इज इक्वल टू A3 प्लस A1।
और ये A2 ही सेकंड टर्म ही हम B ले रहे हैं, तो ट्वाइस B इज इक्वल टू थर्ड टर्म C है और फर्स्ट टर्म A है। तो आ गई ना यही बात जो यहाँ पर हमने लिखी हुई है। तो आपको ये एग्जैक्टली ऐसे ही याद रहना चाहिए कि जब भी किसी AP की 3 टर्म्स दी हुई हैं तो मिडल टर्म का ट्वाइस इक्वल होता है फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के। तो यहाँ पर मिडल टर्म है 4k माइनस 6, तो इसका ट्वाइस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म k प्लस 2 और थर्ड टर्म यहाँ पर हमारी है 3k माइनस 2। अब इसे सॉल्व करके लीनियर इक्वेशन बन गई है हम k में, और हमें k की वैल्यू बतानी है। तो पहले 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8k माइनस 2 6 12, 3k प्लस k 4k प्लस, और ये यहां से हो गया हमारा 0। नाउ 8k माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 12, इधर आएगा तो प्लस 12, सो 4k इज इक्वल टू 12, और यहीं से हमारे k की वैल्यू हो जाएगी 12/4 दैट इज 3। तो आंसर इज यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन ट्राइंगल ABC, PQ is parallel to BC. If PB is 6 centimeter, AP is 4 centimeter, AQ is 8 centimeter, find the length of AC. सबसे पहले लिख लीजिए जो भी दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर है, PB is 6 सेंटीमीटर ना, तो इसे हटा देते हैं हम। PB 6 सेंटीमीटर है, AP की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, AQ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, और हमसे AC की वैल्यू पूछी जा रही है। अब सुनिए, अगर मुझे किसी तरह से इस CQ की वैल्यू पता चल जाए तो 8 और ये CQ प्लस होकर पूरा AC बना रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि PQ लाइन पैरेलल है BC के। जब भी किसी ट्राइंगल में इस तरह से कोई लाइन जो है वो किसी साइड के पैरेलल होती है तो वहां यूज होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। तो यहां भी हम इसी थ्योरम को यूज करेंगे। ये थ्योरम कहती है कि ये जो लाइन होगी वो इन रिमेनिंग 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इट मींस AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन CQ। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 8 अपॉन CQ हमें नहीं पता। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू CQ इज इक्वल टू 6 इंटू 8, सो CQ इज इक्वल टू 6 इंटू 8/4, 4 1 जा 4 2 जा, सो CQ की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, इट इज 12 सेंटीमीटर। अगर CQ 12 सेंटीमीटर है तो यहां पर ये 12 आ चुकी है भैया, ठीक है। तो देयरफॉर AC जो है वो 8 और 12 से मिलकर बन रही है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। जी हाँ, तो हेयर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द रेशियो ऑफ HCF एंड LCM ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। देखिए बोला जा रहा है सबसे छोटा ले लीजिए एक तो आप कंपोजिट नंबर। तो मैं पहले बताती हूँ कंपोजिट नंबर होते क्या है जो प्राइम नहीं है। बेसिकली कंपोजिट नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं है, जी हाँ, नॉट प्राइम। अब उसके लिए समझ लीजिए प्राइम क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके बस 2 ही फैक्टर्स हो। जी हाँ, एक तो 1 जो हर नंबर का होता ही है, एंड दूसरा फैक्टर नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद अपना फैक्टर हो। बेसिकली देसी भाषा में बोले तो वो जो नंबर है वो किसी और के टेबल में ना आए। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स है। तो कंपोजिट क्या हो जाएंगे, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, यानी जो किसी ना किसी की टेबल में आए। अब सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है, देखिए हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब मुझे आप बताइए 1 क्या कंपोजिट है। देखो 1 जो है, ध्यान से सुन लीजिए, 1 ना तो प्राइम है
और ना ही कंपोजिट। ध्यान से सुन लीजिए बच्चे, अक्सर 1 को प्राइम कंसिडर कर लेते हैं, नहीं जी। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है, देखिए छोटी छोटी जो बातें बता रही हूँ आपको, आप प्लीज नोट्स बनाते रहिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस पेपर का, देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मुझे पता चल जाए आपको चाहिए तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगी। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 1 नहीं है, वो 2 है। और इकलौता इवन प्राइम नंबर भी 2 ही है, और कोई प्राइम ऐसा है ही नहीं जो इवन हो। ठीक है। और अगर हम बात करें लीस्ट या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, देखिए 1 तो है ही नहीं, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4। 4 अपने टेबल में भी आता है, 1 की टेबल में भी आता है, और 2 के टेबल में भी आता है, तो 4। अब जो पूछा है वो हम फाइंड आउट कर देते हैं, इनके एचसीएफ और एलसीएम का रेशो। सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करते हैं इनका, सबसे पहले एचसीएफ की बात हुई है, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए ये तो 2 है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2, तो एचसीएफ जो कॉमन है 2। अगर हम बात करें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ 2 into 2, यहाँ 2, तो हमें पता है बड़ी पावर वाला आ जाता है, सो 2 into 2। तो अब इन दोनों का हमें फाइंड आउट करना है रेशो, तो 2:4, सो द आंसर इज 1:2। दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहां पर जो ए पार्ट है वो हमारा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस इज। देखिए टोटल 52 पत्ते होते हैं हमारे पास, ठीक है। आज मैं आपको फटाफट से पूरी कहानी, थोड़ा सा फास्ट मोड में चलेंगे। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। अब ये 52 कार्ड्स 2 कलर के होते हैं। अगर आपने कभी पत्ते खेले हो, पत्ते हम सब खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, है ना, तो कार्ड्स, तो यहाँ पर 2 कलर में होते हैं, एक रेड कार्ड्स बोले जाते हैं और एक होता है ब्लैक कार्ड्स। रेड भी हमारे 2 हैं जी, डायमंड एंड हर्ट। और ब्लैक कार्ड्स भी हमारे 2 तरह के होते हैं, स्पेड और क्लब। अभी मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आंसर बताऊंगी। अगर आपको अगेन किसी चैप्टर पे डिटेल वीडियो चाहिए होगी, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डायमंड, अब इन सब में 13 कार्ड्स होते हैं टोटल, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तभी तो टोटल 13 into 4 52 कार्ड्स हुए, है ना। अब इन सब में पहला होता है एस, जिसे हम इक्का भी कहते हैं हिंदी में, तो यहां भी एक एस है डायमंड का, हर्ट का भी एक एस होता है, स्पेड का भी एक एस है, और क्लब का भी एक एस है। तो उसने बोला बताइए, हम अगर कोई कार्ड निकाल रहे हैं और इसकी क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एस नहीं होगा। तो आप ऐसा करिए, पहले एस होने का बता दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर टोटल जो एस है वो आप देख लीजिए, टोटल एस है कितने, 1 2 3 4, 4 एस है। अगर मैं 4 हटा दूं तो फेवरेबल आउटकम जिसमें से वो निकालने के लिए बात कर रहा है वो 48 है, यानी 48 ऐसे कार्ड्स हैं जो एस नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो इस क्वेश्चन में 48 हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो 52 हैं। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 3 जा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 12/13। अगर वो पूछ लेता एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप 1 में से इसे माइनस भी कर सकते थे। सो आंसर होता 1/13। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी हाँ हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यूपीआर। देखिए जैसे ही आपको सीक्वेंस दे दी, फटाफट से साइड्स का रेशो ले लीजिए, क्योंकि जरूर उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखिए हमें ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एक साइड पर एक्स है और उसकी ही वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो ट्राइंगल की ये सीक्वेंस दी है, इससे बना लेते हैं साइड्स का रेशो। साइड्स का रेशो कैसे बनता है, ए बी अपॉन में
QP इज इक्वल टू, ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स भी सेम रेशियो में होती है, अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन QR। अब आपको जिनकी वैल्यूज दी है आप उन्हें पुट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बोला जा रहा है कि AC जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये रहा AC, और साथ में QR भी दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, BC 5 सेंटीमीटर है और PR X है, तो इसी को सॉल्व करके हम X की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू X, तो यहां से X आ जाएगा 5 इंटू 3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा, 5/2 होता है 2.5 सेंटीमीटर। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2.5 सेंटीमीटर है हमारा PR या X। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x - 10 = 0 आर। हमसे पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स बता दीजिए। ठीक है, जीरोस बताने हैं। अब हमें क्या करना है, ऐसे केस में फैक्टराइजेशन करना है। जी हाँ, फैक्टराइजेशन हमें यहाँ पर करना है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट पूछे जाएं। तरीका क्या है, यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम अगर इक्वेशन इजी है या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, अगर इक्वेशन इजी है तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि मुझे लग रहा है वैल्यूज इजी हैं तो हम इसी मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। x² का जो कॉफिशिएंट है 1, और यहाँ कांस्टेंट टर्म जो है उसे जरा गौपचे में ले आइए साइड में ले आइए और इन्हें कर दीजिए मल्टीप्लाई, -10। अब ऐसे दो नंबर से सोचने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने पर ये मिडल टर्म 3 आनी चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर -10। अब हमें पता है 5 2 जा 10, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आया, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 होगा। अगले स्टेप में मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, तो 5x, ये जो हमने सोचा है इसी की टर्म्स में से स्प्लिट करना है, -2x - 10 = 0। इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन लीजिए, x अंदर बचा x + 5। यहां हमें ऐसा कॉमन लेना है कि अंदर x + 5 ही बचे, तो कांस्टेंट में 2 कॉमन आ रहा है और साइन चेंज करने हैं तो -2। अब पूरे में से x + 5 कॉमन, वी हैव x - 2 = 0। अगले स्टेप में इन दोनों ही, ये जो दो फैक्टर्स आए इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट किया जाता है, तो यहां से x की वैल्यू +5 उधर जाकर -5 हो गया और -2 उधर जाकर +2, तो ये दो हमारे जीरोस हैं, और दिस इज ऑप्शन नंबर 2 और -5 ए पार्ट। आपके पास एक और वे है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों को पुट करके देख लीजिए, एक एक करके पुट करके देख लीजिए, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो, हाँ, cast a shadow of 2√3 meter long on the ground, then the sun's elevation is। देखिए ध्यान से समझते हैं, यहां बोला जा रहा है इस तरह से ना एक पोल है, ठीक है, 6 मीटर ऊंचा है ये पोल, और ये शेडो बना रहा है जमीन पर 2√3 मीटर लंबी। तो सन का एलिवेशन बताइए। अब ध्यान से सुनिए, देखिए सन हमारा इस तरह से अपनी किरणें छोड़ रहा है हर डायरेक्शन में, तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये जमीन के साथ ये कितने डिग्री का इसकी रेज जो है वो एंगल बना रही हैं। जी हाँ, जब भी सन एलिवेशन पूछा जाए हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब पोल है तो जमीन से 90 डिग्री के एंगल पर है। अब ध्यान से समझिए, देखिए मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो यहां हम यूज करेंगे इस एंगल ए के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है और साथ में जुड़ी हुई साइड है बेस, तो हम यहाँ 10A यूज करेंगे। 10A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, 2 1 जा 2 3 जा, तो हमें मिला 3/√3, और अभी भी इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा हमें,
तो बेसिकली 10a की वैल्यू हमें मिली 3√3/3, 3 से 3 डिवाइड, सो 10a इज इक्वल टू √3। अब इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमें ये सोचना है कि 10 जो है हमारा वो कौन से एंगल पर हमें √3 वैल्यू देता है। जरूर देखिए सारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं और स्टैंडर्ड एंगल ही हमने समझे हैं, तो आप बस इतना सोचिए इन चारों में से कौन सी डिग्री पर 10 जो है वो √3 होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आप सबने, 10 60 डिग्री जो है वो हमारा √3 होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज। देखिए हमसे पूछा जा रहा है कि बता दीजिए ये बिंदु ओरिजिन से कितना दूर होगा, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा। इस तरह से हमारी एक्सिस होती हैं। ठीक है भाई, देखिए वैसे तो आपको मैं बता दूं हमने 9th में समझा था, हमसे सॉरी ओरिजिन से पूछा जा रहा है। हाँ देखिए, ये जो पहली बात तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको ड्रॉ की जा रही है, आपको जरूरी नहीं है पेपर में बनाए, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ओरिजिन से इस पॉइंट का -6 इस क्वाड्रेंट में होगा ना ये पॉइंट, क्योंकि एक्स वाला नेगेटिव वाई वाला पॉजिटिव, तो ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं, तो यहाँ हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हाँ जी, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये ए पॉइंट मान लिया मैंने -6,8, और ये हमारा ओरिजिन है तो इसे ओ से डिनोट कर रही हूँ 0,0, तो इसे ले लेते हैं x1 x2, और ये है हमारा सॉरी x1 y1 सॉरी, और ये है x2 y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए वैल्यूज पुट कर ले, x2 हमारा 0 माइनस, और x1 है -6 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 है हमारा 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। नाउ 0 माइनस 0 में कुछ भी माइनस कीजिए वही आ जाता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, और ये हमारा आ जाएगा √ में 100, और √ में 100 का मतलब है 10। ठीक है भाई, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 10। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए जब भी साथ साथ मैंने बताया आपको ट्रिक जहां पर पॉसिबल है वो दी जाएंगी। देखिए आपको याद रखना है जब भी ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जाता है तो सिंपली इतना बड़ा आपको नहीं करना, 0 से कुछ भी प्लस माइनस होगा वही आएगा, और स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव ही आएगा। तो आपको बस इस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर लेकर ऐड कर देना है। एमसीक्यू में, स्पेशली मैं एमसीक्यू के लिए बता रही हूँ, अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क में आता तो हम ये पूरा प्रोसीजर करके दिखाते, बट एमसीक्यू में कोई नहीं देख रहा आपने कैसे किया है, तो आपको बस इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर जोड़कर आंसर निकाल देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायामीटर डी। एक सेमी सर्कल है बोला जा रहा है और उसका पूछ रहा है एरिया बता दीजिए। अब सेमी सर्कल की डायामीटर डी से रिप्रेजेंट हो रही है, और हम देख पा रहे हैं ऑप्शन भी डी की टर्म्स में है। पहले तो देखिए सर्कल का एरिया होता है πr²। अब क्योंकि सेमी सर्कल जो है वो सर्कल का सेमी यानी हाफ है, तो इसलिए सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। अब यहां पर हमें डी में आंसर दिया है, तो हमें पता है अगर मुझे आर चाहिए तो रेडियस होती है डायामीटर का हाफ। तो हमें क्या करना है, पाई अपनी प्लेस पर, 2 अपनी प्लेस पर, आर की प्लेस पर ये वैल्यू पुट करनी है d/2 और होल स्क्वायर। नाउ लेट अस सॉल्व, इनटू डी का स्क्वायर d², 2 का स्क्वायर 4, तो पाई d² और अपॉन में 8। तो आप देख पा रहे हैं ये जो है अपॉन में 8 वो हमारे एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाँ जी, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन
हमें क्लास दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी, और हमसे पूछा जा रहा है कि मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट्स हैं और मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट्स हैं उनका सम बता दीजिए। अब मैं आपको याद दिला दूं, मॉडल क्लास, पहले मॉडल क्लास निकाल लेते हैं, वो कंपैरेटिवली इजी होती है ना। तो मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इन फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा 20 है, तो मॉडल क्लास हो जाएगी। इसके कॉरेस्पॉन्ड जो हमारी क्लास है दैट इज 15 to 20। ठीक है जी, तो यहां पर हम लिख लेते हैं, और हमें इसकी लोअर लिमिट चाहिए, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास वो आ चुकी है हमारी 15, लोअर लिमिट, यानी ये जो छोटी वाली वैल्यू होती है। ठीक है, अब मीडियन क्लास हमें फाइंड आउट करनी है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कैसे फाइंड आउट हम मीडियन क्लास करते थे। सबसे पहले तो यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। मीडियन क्लास के लिए हमें CF चाहिए, तो CF कैसे निकालते हैं, पहली सेम रहती है एंड देन ऐड होती चली जाती है। 10 और 15 को जोड़ा 25, ठीक है भाई, 25 और 12 को जोड़ा कितना हो गया भाई, ये 37 है ना। हाँ, 37 और 20 को जोड़ा 57, 57 और 9 को प्लस किया 66। अब यहाँ पर यही जो लास्ट टर्म है वो होता है n या सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मीडियन क्लास निकालने का पहला स्टेप हमने कर लिया CF निकालना। दूसरा स्टेप, इन सब के सम का हाफ कर दीजिए, तो 66 का हाफ है 33। अब मीडियन क्लास होगी इससे जस्ट बड़ी वाली जो CF है, जस्ट बड़ी, तो 33 से जस्ट बड़ा नंबर जो है यहाँ पर वो है 37। CF देखनी है भाई आपको, तो हमारी जो मीडियन क्लास हुई वो 10 to 15 क्लास हो गई। ठीक है, तो मीडियन क्लास यहाँ लिख देते हैं, हमें पता चल चुकी है 10 to 15, और हमें चाहिए इसकी भी लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट यहाँ पर 10 है। अब पूछा जा रहा है कि इन दोनों का सम बता दीजिए, तो 10 + 15, आंसर इज 25। जी हाँ, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सॉल्यूशंस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। आप सब सपोर्ट करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि आप सबके लिए मुझे और बेहतर इस तरह से कंटेंट लाना है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने हैं। तो प्लीज अगर आपको सब कुछ पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज। देखिए हमसे पूछा जा रहा है लेंथ बता दीजिए टेंजेंट की। अब टेंजेंट वाला क्वेश्चन है, तो ये रहा सर्कल, ये रहा सेंटर और ये रही रेडियस। रेडियस है 9। अब कह रहा है कि सर्कल के एक पॉइंट से आपको बताना है कि टेंजेंट की लेंथ क्या होगी अगर ये जो पॉइंट है ये सेंटर से 41 सेंटीमीटर दूर है। अब यहां पर यूज होंगे दो कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कि जो रेडियस है हमारी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होती है, और इस राइट ट्राइंगल में अब हमें यूज करनी है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसे ले लेते हैं x। तो सबसे पहले आपको समझाने के लिए लिख देते हैं OP परपेंडिकुलर PA, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वरना 1 मार्क के क्वेश्चन में आप जैसे मर्जी आंसर निकालिए रफ में करके, कोई मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ आपका आंसर करता है। ठीक है, अब हम इन राइट ट्राइंगल OPA यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस स्क्वायर 90 के सामने वाला इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब OA की वैल्यू है जी 41 इज इक्वल टू OP है 9, और ये टेंजेंट हमें फाइंड आउट करनी है। 41 का स्क्वायर होता है हमारा 1681, 1681, 9 का स्क्वायर 81 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 1681 माइनस 81, 1600, और ये स्क्वायर सामने जाकर रूट हो जाएगा। अब इसी बात को हम 40 × 40 लिख सकते हैं,
और 40 जो है ये हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाँ जी, इन द गिवन फिगर O is the center of circle, PQ is chord, if tangent PR at P makes an angle of 50 डिग्री, एंगल 50 दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो हमसे बोला जा रहा है देन मेजर ऑफ एंगल POQ, ओके, हाँ जी, हमें एंगल POQ, ध्यान से देख लीजिए, इस एंगल की बात हो रही है, एंगल POQ फाइंड आउट करना है। अब देखिए सबसे पहले तो टेंजेंट है और हमें एंगल निकालना है, तो हमारे माइंड में आएगा कि ये जो रेडियस जा रही है ये टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं, रिकॉल करवा दूं, टेंजेंट रिलेटेड हमने दो ही थ्योरम्स को समझा है। एक तो ये कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, और दूसरी थ्योरम कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही हैं तो वो आपस में इक्वल होती हैं। अब क्योंकि ये क्वेश्चन ही एंगल रिलेटेड है तो यहां हम ये पहली वाली थ्योरम को यूज करेंगे। इसका मतलब कि ये जो कंप्लीट एंगल है हमारा OPR, जो रेडियस है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो ये एंगल है 90 डिग्री। अब साथ ही हम देख पा रहे हैं कि एंगल RPQ जो हमें है इस क्वेश्चन में दिया गया, सॉरी ये OPR, हाँ, RPQ हमारे पास 50 डिग्रीज है। इट मींस अगर मैं आपसे ये अंदर वाला एंगल जानना चाहूँ, ये जो बचा हुआ हिस्सा है, तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस 50 डिग्री, दैट इज 40 डिग्री। तो एंगल यहां पर हमारा एंगल OPQ हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दीजिए 40 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब ये एक ट्राइंगल हम देख पा रहे हैं, O यहां पर, P यहां पर, Q यहां पर। अब ये OP और OQ दोनों रेडियस हैं, और अगर ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। इट मींस इस ट्राइंगल में ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स जो हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, और हमसे ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, तो हम इस ट्राइंगल में यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहीं से हमारी इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 40 प्लस 40 80 इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। यहां पर हमने थ्योरम यूज की है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है वो है पार्ट नंबर सी, 100 डिग्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ए बैग कंटेन 5 red balls and n green balls. If probability of drawing a green ball is 3 times that of red ball, then value of n. देखिए हमसे बोला जा रहा है एक बैग है इस तरह से, अब इस बैग में कुछ रेड बॉल्स हैं, ठीक है, और रेड बॉल्स कितनी है, 5 रेड बॉल्स रखी हुई हैं, और कुछ ग्रीन बॉल्स हैं। ग्रीन बॉल्स जो है हमें एग्जैक्ट नहीं पता, उसने एन से डिनोट किया है। अब ध्यान से सुनिए, कंडीशन क्या दी जा रही है कि प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल आने की, मान लीजिए एक बॉल एट रैंडम निकाली जा रही है, तो ग्रीन बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3 गुना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की, और हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा आप ये बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल होगी क्या। देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पर ग्रीन बॉल के फेवर में कितने आउटकम्स है, एन, अपॉन, अगर मैं आपसे पूछूं इस बैग में टोटल बॉल्स कितनी हो गई, तो वो हो गई 5 प्लस एन, तो यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल टू 3 टाइम्स। अब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, रेड के फेवर में कितनी बॉल्स हैं, 5 अपॉन टोटल बॉल्स 5 प्लस एन, और इसे सॉल्व कर कर हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
सबसे पहले तो यहां से हम डिनोमिनेटर सेम है तो डिवाइड कर देते हैं, तो सीधा सीधा n हो जाएगा 5 3 जा 15। इट मींस इस बैग में टोटल 15 बॉल है, 3 गुना रेड बॉल के, और इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है वो भी 3 गुना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² -1, तो हमें अल्फा प्लस बीटा बताना है। देखिए अल्फा बीटा जीरो है, अब यहाँ हमें जीरोस निकालने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस का सम पूछा जाए तो वो होता है -b/a। अब हमें यहाँ पर बस a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए a होता है हमारा x² का कोफिशिएंट, यानी इसके साथ जो नंबर है दैट इज 1। b होता है x का कोफिशिएंट, अब क्योंकि यहाँ पर x है ही नहीं तो b भी 0 है, क्योंकि इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस 0 इंटू एक्स -1। इट मीन्स x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। और c होती है हमारी कांस्टेंट टर्म जो यहाँ पर -1 है। ठीक है, अब हमें वैल्यूज रखकर अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो जब b ही 0 है तो आंसर हमारा यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर डी 0। यहाँ पर ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना कि आप अल्फा और बीटा निकालें, यहाँ पर आंसर जो है वो हमें इसी तरह से देना है, यूज करना है बेसिकली कॉन्सेप्ट को। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड दिस। सबसे पहले तो जब पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन है, देखिए, और अल्फा बीटा 0 है, तो यहां से हम दो चीजें जरूर निकालेंगे, एक सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मुझे पता है यहां पर a हमारा x² का कोफिशिएंट 4 होगा, b होता है x के साथ जो नंबर है, और c होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब अल्फा प्लस बीटा -b/a है, -b की वैल्यू है, मतलब b की वैल्यू -3 में a 4, इट मींस 3/4। और अगर मैं पूछूं अल्फा इंटू बीटा बता दीजिए तो c/a, c -7/4। नाउ हमसे पूछा जा रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू, तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर। एलसीएम अल्फा इंटू बीटा ही होगा, और ऊपर आ जाएगा डिवाइड किया बीटा प्लस डिवाइड किया अल्फा, ऊपर मल्टीप्लाई। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब सम ऑफ जीरोस जो है इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 3/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने फाइंड आउट किया हुआ है -7/4। 4 से 4 डिवाइड, माइनस ऊपर चला जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, और आंसर है -3/7, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी -3/7। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर। हमसे पूछा जा रहा है कि ये किस तरह की लाइंस की लीनियर इक्वेशन दी हुई है, मतलब वो दोनों लाइंस जो हैं वो ग्राफ पे इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, या फिर इंटरसेक्ट या पैरेलल कुछ भी हो सकती हैं, कि या तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल। देखिए ये तो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, इन तीनों में से कोई आंसर है, और उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होता है रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स। देखिए पहले तो आप दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, जहां पर x है वहीं पर y वाला और कांस्टेंट टर्म्स को भी भेज दीजिए। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन 6x - 18, 15y इधर भेजेंगे तो माइनस का 15y, और इसी बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कि -15y - 18 इक्वल्स टू 0। अब a1 है 2, b1 है -5, मतलब y के साथ जो नंबर होता है, पहली इक्वेशन की बात हो रही है अभी, c1 है हमारा ये कांस्टेंट। इसी तरह से ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से x के साथ वाला a1, y के साथ वाला b1 और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं कांस्टेंट c1। इसी तरह से a2 x के साथ वाला 6, b2 y के साथ वाला -15 और c2 जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है -18। अब जब हम इन तीनों का इंडिविजुअली रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2/6, पूरा सिंप्लीफाई करना है 1/3 आ चुका है। इसी तरह से b1 और b2 का रेशियो -5/-15, तो ये भी 1/3 आ चुका है। और c1 अपॉन c2 का रेशियो -6/-18 डिवाइड ये भी 1/3 है। तो तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं और ये पॉसिबिलिटी होती है सिर्फ और सिर्फ कोइंसिडेंट लाइंस की, यानी जब हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे और दोनों लाइंस, मान लीजिए एक लाइन है और दूसरी जस्ट इसके ऊपर आ गई, तो कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशन है, मतलब उसके लिए ये हमारी रेशियो इक्वल आती है। तो आंसर होगा कि दोनों लाइंस जरूर कोइंसिडेंट होंगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए यहां हमें कोई फॉर्मूला कुछ नहीं यूज करना। अगर किसी भी पॉइंट का, जैसे पॉइंट है -1,7, अगर इस पॉइंट का आपसे एक्स, देखिए इस तरह से डिस्टेंस या तो एक्स एक्सिस से पूछा जाएगा या फिर वाई एक्सिस से। अगर एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस पूछा जाता है तो आपको आंसर याद कर लेना है, आंसर होगा वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर आंसर है 7 यूनिट। वाई कोऑर्डिनेट कैसे है? क्योंकि हमसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है और ये ही 7 है। अगर वो y एक्सिस से पूछता कि ये पॉइंट जो है वो y एक्सिस से कितना दूर है, तो आंसर 1 यूनिट होता। -1 नहीं देंगे हम, माइनस तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, नेगेटिव डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उस केस में आंसर 1 होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन रीजन। देखिए इनमें क्या होता है, पहले पढ़ लेते हैं। इन द क्वेश्चन 19 एंड 20 अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन, चूज करेक्ट ऑप्शन। देखिए असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट दी जाएगी, बेसिकली दोनों ही स्टेटमेंट्स ही हैं। बस हमें ये बताना है, सबसे पहले तो इनका ये वेरिफिकेशन करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये वेरिफिकेशन करने के बाद हमें ये बताना होता है कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। जैसे असर्शन में बोला है एबीसी 3 टर्म्स है एपी की, और ये तभी होगा जब 2b इक्वल होगा a प्लस सी के। तो याद कीजिए, सबसे पहला, या मुझे याद नहीं दूसरा क्वेश्चन था वो, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, और ये बात बिल्कुल ही अपने आप में ट्रू है, यानी असर्शन तो ट्रू है। अब रीजन कह रहे, इसका रीजन ये है कि द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। देखिए कह रहा है कि अगर हम पहले n ओड नेचुरल नंबर्स लेंगे और उन्हें प्लस करेंगे तो n स्क्वायर मिलेगा। सबसे पहले तो ये किसी भी दूर दूर से इसका रीजन नहीं है, तो ये वाला तो आंसर हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर ए। अब हमें ये देखना है कि रीजन ट्रू है या फॉल्स है। देखिए आंसर डी भी नहीं हो सकता, अब इन दोनों में से आंसर होगा। अगर ये रीजन ट्रू है तो आंसर बी ऑप्शन होगा, अगर रीजन फॉल्स है तो आंसर सी ऑप्शन होगा। अब मुझे एक बात बताइए, इसे हम कैसे करेंगे? आप सोच रहे होंगे ये तो हमने कहीं पढ़ा भी नहीं, तो इसे कैसे करेंगे? देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको करना है कुछ टर्म्स लेकर वेरीफाई। जैसे हमसे बोल रहा है पहले n ओड नेचुरल नंबर, तो पहले दो का चेक करते हैं। पहले दो ऑड नंबर्स हमारे हैं 1, पहला ऑड नंबर 1 और दूसरा 3। अब इन दोनों का सम आ रहा है 4, इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए n स्क्वायर। n मतलब n हमने क्या लिए, n यही है कि हम कितने ऑड नंबर ले रहे हैं, तो बात तो सही है, ये तो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं, पहले 3 ऑड नंबर्स देखते हैं क्या तब भी ये आएगा। तो 1 3 5, 1 + 3 + 5 9, और इनके अकॉर्डिंग 3 का स्क्वायर और ये भी 9 होता है, यानी ये भी वेरीफाई हो गया। आप जितना मर्जी लेकर देख लीजिए ये वेरीफाई होगा।
तो ऐसे केस में हमें इसी तरह से वेरीफाई करना होता है। इट मीन्स रीजन भी ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। असर्शन रीजन ही है, अच्छा इसे अच्छे से समझेंगे। हाँ जी, देखिए बोला जा रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 2/7। सबसे पहले तो एक लीप ईयर के अंदर डेज कितने होते हैं ये बताइए। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि इन 366 डेज में कितने पूरे पूरे हफ्ते बन रहे हैं, यानी कितने संडे आना तो श्योर है। 7 से डिवाइड करेंगे भाई, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने हफ्ते हैं 366 दिनों में, कितने हफ्ते बन रहे हैं एक साल में। तो 7 5 जा 35 -16, 7 2 जा 14, 2 रिमाइंडर। अब थोड़ा इसे समझिए, इसका मतलब ये है कि 52 संडे आने तो श्योर है, ये तो श्योर है। अब सारी कहानी अटकी हुई है इस 2 पर, किन 2 में संडे आने की कितनी संभावना है, कितनी पॉसिबिलिटी है। अब मुझे ये बताइए, या तो ये 2 दिन होंगे संडे मंडे, ठीक है, या फिर ये 2 दिन होंगे मंडे और एक हो जाएगा ट्यूसडे, या फिर ये 2 दिन होंगे ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर पॉसिबिलिटी है वेडनेसडे थर्सडे, या फिर पॉसिबिलिटी है थर्सडे फ्राइडे, या फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है 2 दिन हो सकते हैं फ्राइडे सैटरडे, या फिर पॉसिबिलिटी है कि 2 दिन होंगे सैटरडे संडे। क्या मुझे बताइए इसके अलावा इन 2 दिनों की कोई पॉसिबिलिटी है? तो ये सब क्या है, ये इन 2 दिनों के लिए टोटल आउटकम्स है कि ये 2 दिन इस तरह से हो सकते हैं। देखिए 52 संडे तो श्योर है, तो उसे तो हम काउंट ही नहीं करेंगे प्रोबेबिलिटी में, है ना। सारी कहानी है कि इन 2 की क्या केस हो सकते हैं, तो इन 2 के लिए टोटल आउटकम 7 पॉसिबल है। अब इसमें से हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं, यानी जो संडे के लिए गवाही दे रहे हैं, तो ऐसे आउटकम एक ये रहा, एक यहां पर संडे आने की पॉसिबिलिटी है, या फिर संडे आ सकता है ऐसे सैटरडे के साथ, यानी 2 फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो हाँ, प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज इज 2/7। तो पहली स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ट्रू है। नाउ हमें देखना है क्या रीजन ट्रू है। उसने बोला प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडेज 5/7, कि नॉन लीप ईयर में 53 संडे होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/7 है। अब पहले तो इसे चेक करेंगे क्या ये ट्रू है या फॉल्स, क्योंकि अगर ये फॉल्स आ गया तो आंसर हो जाएगा हमारा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी, फिर तो हमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, नॉन लीप ईयर का मतलब होता है 365 दिन। जब आप 365 को इसी तरह से 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 1 बचा, यानी ये तो श्योर है 52 जो है वो नॉन लीप ईयर में संडे होंगे। और एक का मतलब है कि एक दिन संडे भी हो सकता है, ठीक है जी, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे और सैटरडे, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो टोटल 7 है और उसमें भी संडे आने की प्रोबेबिलिटी या फेवरेबल आउटकम 1 है संडे आने का। तो इसका जो आंसर होना था वो ऑप्शन वो हमारा 1/7 होना था। इट मीन्स यहां पर ये गलत है, रीजन गलत दिया हुआ है हमें, फॉल्स है बिल्कुल। तो इसका मतलब एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स है, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर जो हमारा आंसर होना था वो ऑप्शन नंबर सी होना था 20th पार्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा सेक्शन ए। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के पार्ट 1 के लास्ट सेक्शन पर। बाकी पार्ट्स, बाकी सेक्शन जो है वो पार्ट 2 में कवर करूंगी आपकी डिमांड के बेस पर।
तो सेक्शन बी में बोला जा रहा है कि सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 नंबर का हर क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पर एमसीक्यू की तरह नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें हर स्टेप को प्रॉपरली शो करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई, सब मैं दोनों पार्ट्स करवाऊंगी पेपर में, देखिए चॉइस आएगी, बट पता नहीं इस बार कौन सा रिपीट हो जाए, तो हमें हर पार्ट करना है। पहले ए पार्ट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो उसके लिए हमें इन सब की वैल्यूज को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। कॉट 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो एक बार आ जाइए, शुरू करते हैं। हाँ जी, कॉट 30 डिग्री जो है वो होता है हमारा √3। अब स्क्वायर लेना है तो ले लिया हमने स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन साइन 60 डिग्री होता है √3/2 होल स्क्वायर, माइनस कॉट 45 डिग्री 1 होता है, प्लस 2 इंटू साइन 90 डिग्री भी 1 होता है। नाउ 5/√3 का स्क्वायर 3, प्लस ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 मतलब बेसिकली 2 स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, 2 स्क्वायर मतलब 4, और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 स्क्वायर 2। नाउ एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो 3 ही आना है, और ऊपर 5 + 4 9, और माइनस 1 + 2 हमें देगा प्लस का 1, और ये डिवाइड होकर 3, सो फाइनली आंसर इज 4। तो ए पार्ट में आंसर हमारा 4 है। अब बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। देखिए बी पार्ट में बोला जा रहा है कि थीटा एक एक्यूट एंगल है, यानी 90 डिग्री से कम, और साइन थीटा जो है वो इक्वल टू कॉस थीटा है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा -2। देखिए अगर किसी तरह से मुझे थीटा ये एंगल पता चल जाए कि इसकी वैल्यू क्या है, तब ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब थोड़ा सा सोचिए टेबल के बारे में, मुझे बस इतना बताइए कि साइन थीटा और कॉस थीटा कौन से थीटा की किस वैल्यू पर इक्वल है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको टेबल रिकॉल करवाती हूँ। साइन थीटा और कॉस थीटा हमने समझा था। साइन थीटा की वैल्यूज इस तरह से आगे बढ़ती हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर आपने ये ट्रिग्नोमेट्री वाला अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखा तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से इस टेबल को लर्न करने की ट्रिक भी समझी है। कॉस थीटा उल्टा हो जाता है, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए, यहां हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि 45 डिग्री क्लोथा एंगल है जिस पर ये दोनों इक्वल हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है 45 डिग्री पर, तो हम यहां पर बोलेंगे बिकॉज साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, यानी दोनों 45 डिग्री पर इक्वल होते हैं। इसका मतलब थीटा और कुछ नहीं 45 डिग्रीज ही है। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करके हमें इसे कैलकुलेट करना है। देखिए tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cot 45 डिग्री का होल स्क्वायर -2, tan 45 डिग्री 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ भी cot 45 डिग्री भी 1 होता है, -2, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 -2, सो आंसर इज 2 - 2, दैट इज 0। तो बी पार्ट का आंसर है 0। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। देखिए एक कॉइन को 2 बार उछाला जा रहा है, तो कॉइन को जब 2 बार उछालेंगे सबसे पहले हमें लिखने हैं यहाँ पर टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स हमारे क्या होंगे, 2 की पावर n, दैट इज 4 यहाँ पर टोटल आउटकम्स है। देखिए किस तरह से, या तो दोनों बार हेड आएगा, या हो सकता है पहली बार हेड दूसरी बार टेल आ जाए, या पहली बार टेल दूसरी बार हेड आ जाए, या फिर दोनों बार ही टेल आएगा। अब फेवरेबल आउटकम उसने बोला है, जब हम एक ही कॉइन को 2 बार उछाल रहे हैं तो बताइए ये जो 4 आउटकम हमने टोटल बनाए
इसमें से एटमोस्ट वन हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एटमोस्ट वर्ड का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक बार हेड आ जाए, उससे ज्यादा ना आए। इट मींस 0 हेड भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक बार हेड आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए, एक से कम चल जाएगा। तो यहाँ जो फेवरेबल आउटकम होंगे ये दोनों तो होंगे ही, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक ही बार हेड आना चाहिए। और यहाँ पर ये भी फेवरेबल आउटकम में आएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है वो है एटमोस्ट, और एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक बार हेड आए। इट मीन 0 हेड वाला आउटकम भी यहाँ काउंट होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट हेड, सबसे पहले एटमोस्ट वन हेड, सॉरी, सबसे पहले फॉर्मूला हमें जरूर लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो हियर आंसर इज 3/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, two numbers are in ratio and LCM is 180. What is the HCF of these numbers? दो नंबर्स का रेशो दिया है हमें, यहाँ पर रेशो दे दिया है टू नंबर्स का, तो दोनों नंबर ए और बी मान लेते हैं, तो रेशो है 2:3। तो सबसे पहले रेशो से हम नंबर्स को लेट कर लेते हैं, तो लेट द नंबर्स बी 2x एंड 3x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, वो 180 है। अब मुझे बताइए, अगर मेरे नंबर 2x और 3x है तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा? देखिए एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन है वो तो आना ही है एलसीएम में, और ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये भी आएंगे, 2 और 3 भी आएगा। एलसीएम का मतलब यही होता है, ये जो x है इसके साथ ये 2 और 3 इन्वॉल्व नहीं है, रेशियो है ना, यानी x तो कॉमन है दोनों में, वो तो हमने एलसीएम में ले लिया, और ये जो 2 और 3 आपस में प्राइम है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसी की वैल्यू 180 दी है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180/6, 30। हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर्स बता दीजिए, नंबर्स क्या है, तो पहला नंबर 2x, दैट इज 2 इंटू 30, 60, और दूसरा नंबर हो जाएगा 3x, 3 इंटू 30, 90, और हमसे इन दोनों का HCF पूछा है। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पर आप लेट कर रहे हैं नंबर्स को, तो एलसीएम हमेशा होता है वो वेरिएबल जो आपने उनके साथ लिया और जो साथ में रेशियो है उन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमेशा होगा एलसीएम। और एचसीएफ हमेशा, चाहे आप निकाल कर देख लीजिएगा, एचसीएफ होगा ये एक्स, क्योंकि यही एक ऐसा कॉमन फैक्टर हाईएस्ट है जो इन दोनों में कॉमन है। तो एचसीएफ है एक्स, तो आंसर है यहाँ पर, आप चाहे निकाल कर दिखा दीजिएगा, आंसर है 30। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख लीजिए, 30 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 9x प्लस 4। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और हमें इसके रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो 2x² माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे आप बता दीजिए, ए होता है x² का कॉफिशिएंट 2, बी है x का कॉफिशिएंट -9, और सी है हमारी कांस्टेंट टर्म। अब हमसे दो बातें पूछी हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरो होता है -b/a। जी हाँ, यहाँ हमें जीरोस निकालने नहीं बैठना, हमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। माइनस बी है -9/a2, तो सम ऑफ जीरोस है 9/2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा c/a। अगेन c इस क्वेश्चन में है हमारा 4 और a है हमारा 2, सो आंसर इज 2। सो दिस इज द आंसर। अब बढ़ते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में बोला है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस।
सबसे पहले तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर दीजिए। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² - 5 = 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास b² - 4ac। अब यहां से अगेन हमें सबसे पहले a b c लिखना पड़ेगा, क्या होगा हमारा। तो अभी हमने समझा a होता है x² के साथ जो नंबर है, b है x के साथ जो नंबर है। अब क्योंकि यहाँ x नहीं है तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 4x² + 0 × x - 5 = 0। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बट यहाँ हम क्लियरली देख पा रहे हैं b हमारा 0 है और c है हमारा -5। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। 0² - 4 × 4 × -5। So 0 minus minus plus 4 4 जा 16 5 जा 80। तो डिस्क्रिमिनेंट तो है जी 80। तो यहां तक तो आपने नंबर कमा लिए। अब उसने आगे भी क्वेश्चन पूछा है, एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। बताइए ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे। तो अगर 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स होंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो होंगे इक्वल सॉरी रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी दोनों ही डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं इन तीनों में से ये है कंडीशन नंबर 2। हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स यहां पर एग्जिस्ट करते हैं। चलिए अब आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। If one zero of the polynomial is reciprocal of the other, find the value of k। देखिए हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया हमसे बोला जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी अगर मैं इसके जीरोस को अल्फा और बीटा मान रही हूं तो एक जीरो मान लीजिए अल्फा मैंने लिया तो वो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, यानी अल्फा = 1/बीटा है। जब भी क्वेश्चन इस तरह से आए कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, वहां हमें यूज करना है कॉन्सेप्ट अल्फा इंटू बीटा। अभी आप समझेंगे क्यों। देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है C/A। अब अल्फा की वैल्यू ही हमें क्या दी हुई है कि एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, इट मींस अल्फा को मैं लिख सकती हूँ 1/बीटा इंटू बीटा इक्वल टू, अगर हम देखें C होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहां पर कांस्टेंट टर्म यानी जिसके साथ वेरिएबल नहीं, तो -k - 2 अपॉन, और A होता है x² के साथ में जो नंबर है 6। अब यहाँ हम क्यों कह रहे थे कि हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही लेना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा कैंसल आउट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ बचा 1, और इसे सॉल्व कर कर हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6 = माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस +2, सो 6 - 2 = -k, तो -k की वैल्यू 4 और k की वैल्यू आ जाती है -4। और यहाँ पर ये वीडियो होती है कंप्लीट। मिलते हैं आप सबसे पार्ट 2 में।